पेशेंस से आप लोग इतनी देर तक बैठे थे। प्लीज क्लैप फॉर यूर। और इतने धैर्य के साथ इतने धैर्य के साथ आप लोग बैठे थे, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, मैंने अपना MBBS JSS मेडिकल कॉलेज मैसूर से किया है और उसके बाद PG किया मैंने डिप्लोमेटिक नेशनल बोर्ड हूँ नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। MBBS 4.5 साल की पढ़ाई होती है, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप होता है, उसके बाद फिर कंपटीशन होता है। नीट UG हो गया जिसमें आप MBBS में जाते हो, फिर नीट UG के बाद आपको PG करना होता है 3 साल, सबके अलग अलग, उसमें आप डिवाइड हो जाते हो। कुछ लोग सर्जिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और कुछ लोग फिजिशियन बनना चाहते हैं। जैसे मैं सर्जन हूँ, डॉक्टर फिजिशियन है, कर्म मेरा मैनेजमेंट ही है। तो 3 साल मैंने फिर डिप्लोमेटिक नेशनल बोर्ड जो कि एक PG है वो नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया। उसके बाद कुछ लोगों में आता है कि सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, तो उसके बाद फिर कॉम्पिटिशन होता है। जैसे नीट UG होती है वैसे नीट PG होता है, नीट PG के बाद फिर नीट MCH या नीट DM होता है। तो फिर उसके बाद आपको कॉम्पीट करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने MCH किया। MCH होता है मैजिस्टर इन चिरर्जी, मैंने न्यूरोसर्जरी से किया। न्यूरोसर्जरी होता है जिसमें आप ब्रेन और स्पाइन के डिजीज़ के बारे में आप उनको ट्रीट करते हो और उनसे रिलेटेड कोई बीमारियां होती हैं तो उसको आप ऑपरेट करके ठीक करते हो। तो ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। रही बात और इंट्रोडक्शन में आप, मेरा नाम डॉक्टर करण अरोड़ा है, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ और मेरी लैब है यहाँ पे। पैथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो नॉर्मल पैथोलॉजिस्ट, कुछ अब मालूम है आपको पैथोलॉजी के बारे में? नहीं, ब्लड टेस्ट पैथोलॉजी, वेस वन ऑफ दैम, वेरी गुड। पैथोलॉजी एबनॉर्मल चीज़ जो होती है उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। जैसे कोई ह्यूमन है, आप में कोई बीमारी हो गई, डिजीज हो गई, तो दैट इज़ एन एबनॉर्मल थिंग, तो वो दैट इज़ पैथोलॉजी। तो उसका रूट कॉज क्या होता है कि किस कारण हुई है, जो उसके लिए डायग्नोस हम डॉक्टर्स करते हैं, वो पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मैंने, मेरे बैचमेट है डॉक्टर राहुल, ये न्यूरोसर्जन है, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन हो चुका है आपके कलीग्स के साथ, अभी आपका ये सेकेंड इंटरेक्शन है, तो बहुत ज़्यादा बोर आपको नहीं करना चाहेंगे हम। इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग। आपको कोई चीज़ें लगती है कि बिकॉज ये आपका करियर मेकिंग टाइम है, 10th 11th 12th इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टाइम। तो इसमें आपको जितना करियर ओरिएंटेड अभी आप हो गए, आप आगे उतनी लाइफ इजी हो जाएगी आपकी। और आपके पास अभी प्रेशर कम है, प्रेशर इन द सेंस आपको बाकी चीज़ें नहीं देखनी है, जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़। आपके पास अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का, इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने कलीग से डिस्कस करो, रादर देन इसके ऊपर टाइम स्पेंड करने से अच्छा अपने कलीग से डिस्कस करिए। कोई प्रॉब्लम होती, कोई आपसे ज़्यादा अच्छा है, आपको बता पाएगा कि ये ऐसे सॉल्व करो। तो ये मेन मोटिव है कि आपको बेसिकली कॉम्पीट करना है। और कंपटीशन ये नहीं कि आप स्कूल में अच्छे हो तो आप कॉम्पीट कर लोगे। कई लोग आपके साथ जिनकी रैंक्स कम आती है आपसे, वो कॉम्पीट कर जाएंगे आपसे एग्ज़ाम, फिर आपको ये लगेगा कि मैं तो अच्छा था स्कूल में, या मैं अच्छी थी, मैं कैसे नहीं कर पाई। तो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको फेलियर होगा, एक साल आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सेकेंड टाइम आप फिर अच्छे से स्ट्रेटेजाइज होकर काम करिएगा कि मुझे कितना पढ़ना है। मेरे MCQs नीट का एग्ज़ाम जैसे है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपको फर्स्ट आप UG के लिए करोगे, नीट एग्ज़ाम के मॉक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। मॉक इन द सेंस कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो इनके आपके कौन सा भी आता है, आखिर कौन से आ रहे हैं जो मॉक पेपर्स, आप लोग के टाइम जो भी मॉक ऑब्जेक्टिव टाइप होगी ना, जिसमें सेम पैटर्न ऑफ टेस्ट क्वेश्चन आते हैं MCQs, वो सॉल्व करना आप शुरू करिएगा। टाइम लिमिट्स जितनी आपको नीट में मिलती है उतनी टाइम लिमिट सेट करिएगा, और द टाइम और डे शुड बी फाइन। अगर 9 बजे एग्ज़ाम है सुबह, तो आप 9 बजे बैठिएगा सॉल्व करने। तो आप जब एक यूज टू हो जाओगे तो आपका प्रेशर लेवल कम हो जाएगा, आप यूज टू हो जाओगे इस चीज़ों। और क्या होता है कि जो सेट्स ऑफ पेपर्स हैं, जैसे फिजिक्स है, बायो, तो आपको क्या सॉल्व करना है, आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको आप सॉल्व पहले करिए।
जो वीक पॉइंट है, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ स्ट्रॉन्ग, सारे लोगों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना मतलब यू आर वेरी ब्रिलियंट, और अगर आप ऑब्जेक्टिव सारे सॉल्व करते हो तब तो आपसे अच्छी चीज़ नहीं कोई। लेकिन प्रैक्टिकली 90% लोगों में एक वीक पॉइंट तो होगा, एक वीक सब्जेक्ट होगा जो कि आपको डर लगता होगा कि यार ये इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो उसके लिए आप उसके स्ट्रैटेजाइज करिए कि कौन से मुझे क्वेश्चंस पहले करने हैं। जो वीक अभी सब्जेक्ट अभी टाइम है, बिल्कुल उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उसको सही करिए। लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जाम जब 12th आप पास कर लोगे, जब टाइम नीट का टाइम आ जाएगा देने वाला, तो उस टाइम आपका भी वीक पॉइंट होगा। तो जो सेट ऑफ क्वेश्चन है उस पर आपको स्ट्रैटेजी देखना है कि मेरे को क्या ज़्यादा सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें कट ऑफ होती है कि इतना आपको स्कोर करना ही है तभी आप सेलेक्ट होगे। और एक एग्ज़ाम है, मल्टीपल एग्जाम्स नहीं है। जब हमारे टाइम मल्टीपल एग्जाम होते थे, हर एक स्टेट का अलग एग्जाम होता था। अभी आपको एक सेंट्रलाइज एग्जाम देना है, उसमें आर या पार वाली कहानी है। नो डाउट सीट्स बढ़ गई हैं, कॉम्पिटिशन वाले स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, लेकिन आपको एक एग्जाम पे कंसंट्रेट, फोकस पूरा उस पर ही लगा रहना चाहिए कि मेरे को ये कॉम्पीट करना ही करना है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाहूँगा मैं। थोड़ा सा नीट के बारे में। हाँ, नीट के बारे में आपके प्रिंसिपल सर ही टेल यू मोर अबाउट नीट। थैंक यू सर। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका, राहुल सर एंड करण सर। इसके पहले का जो सेशन था बहुत ही इंटरेक्टिव था। सर के द्वारा बहुत सारी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें पता चली, और कुल मिलाकर जो सर बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि बेसिक्स को कंसंट्रेट करके, बेसिक्स पर फोकस करके हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नीट की। आज हमारे सामने जो दो ये लोग बैठे हुए हैं, ये सामान्य लोग नहीं हैं। नीट the most prestigious examination in the field of medical science. Only 2 to 3% people crack NEET. National eligibility कम entrance test, जो कि अब होता है, बहुत पहले स्टेट वाइज होता था, CBSE वाइज होता था, PHU का अलग होता था, एम्स का अलग होता था, दिल्ली PFT अलग होता था। लेकिन अभी क्या हुआ, इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस को एक साथ कंबाइन करके एग्जाम लिया गया, जिसका नाम रखा गया नीट, राइट। नीट 2023 ये एग्जाम 2023 में जो होने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 मई को होने वाला है। और ये जो इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको आपका 12th पास होना चाहिए, कम से कम 50% नंबर के साथ, आपका एज 16 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। एक अच्छी बात जो नीट में आप समझ सकते हैं वो ये समझ सकते हैं कि जब तक आप थक न जाएं तब तक आप नीट दे सकते हैं, जब तक आप हार न जाएं तब तक आप नीट दे सकते हैं, क्योंकि अपर एज लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। तो इट्स ऑन यू ओनली कि कब आप गिव अप कर देते हो, और जो लाइफ में गिव अप कर दिया वो हमेशा गिव अप करता रहेगा। तो नेवर गिव अप इन लाइफ, राइट। 20 लाख के आसपास बच्चे इस साल बैठने की उम्मीद है। 25 से 26 हज़ार सीटें, बस निकाल लीजिए परसेंटेज की 20 लाख में से 25 हज़ार सीटें जो कि गवर्नमेंट सीटें होंगी, जहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा MBBS के लिए। MBBS के बाद फिर से PG के लिए एंट्रेंस होता है, फिर से स्पेशलाइजेशन के लिए एंट्रेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिलहाल जो सर लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो ये आपको बताने के लिए है कि आपको बोर्ड और कंपटीशन इन दोनों की तैयारी कैसे करनी चाहिए। बेसिकली जो ये ऑलरेडी हम इससे पहले के बैच को इन लोगों ने बता दिया है, वो कुल मिलाकर जो इन्होंने बताया वो ये बताया कि अगर आपको सब्जेक्टिव नॉलेज है, ये जो नीट का एग्जामिनेशन होता है वो क्या कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। आपको पता है अभी के फॉर्मेट में 200 क्वेश्चंस आते हैं, करने होते हैं 180, करने होते हैं 180। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग होती है। अगर एक गलत होता है तो 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। पिछली बार जो कट ऑफ गया था, यानी वो नंबर जिस पर कि गवर्नमेंट कॉलेज मिला था MBBS में, वो था 605, ऑलमोस्ट 85% नंबर। कोई भी कंपटीशन जहां पर निगेटिव मार्किंग हो, 85% नंबर लाना आसान नहीं होता। डॉक्टर बनना कभी भी आसान नहीं होता। नेक्स्ट टू गॉड, पैरेलल टू गॉड कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये कर सकते हैं तो आप में से भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान ने आपको ही बनाया है, कोई बनाया है, राइट। एवरीथिंग इज पॉसिबल यू इफ यू बिलीव ऑन यू ओनली, राइट। तो आगे की बातों के लिए मैं चाहूँगा हमारे सम्माननीय गेस्ट मिस्टर राहुल सर एंड करण सर ये आपको बताएंगे। और आप सब्जेक्टिव नॉलेज जितना ज़्यादा गेन करोगे, हर लाइन में, सर वो कहते हैं कि NCERT के बुक्स के हर लाइन में क्वेश्चंस हैं। आपको हर लाइन्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि उसमें छिपे क्वेश्चंस को भी समझना है। अपने आप आपका बोर्ड भी तैयार हो जाएगा और नीट भी तैयार हो जाएगा।
बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन संभव है अगर आप जिद कर लें, ठान लें, मान लें और ये तय कर लें कि करके रहना है तो, राइट। इस बैच में 2, 3, 4, 5 ऐसे लोग हैं, सर मैं पढ़ाता था इस बैच को, आई नो दैट दे हैव रियली ग्रेट कैपेबिलिटी, पर विश्वास करने का है कि ये अपने पर कितना विश्वास करते हैं, दैट्स ओनली काउंट्स। प्लीज